हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और इस इडियम्स की सीरीज में आगे चलते हुए आज हम चर्चा करेंगे बॉडी इडियम्स के बारे में। इडियम्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सभी जानते हैं। परीक्षा की दृष्टि से आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें इडियम्स बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। बहुत सारे प्रश्न आपको इडियम्स के पर आधारित मिल सकते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारी जो वीडियो है वो उसमें हम बात करेंगे बॉडी इडियम्स के बारे में, यानी कि जो इडियम्स बॉडी पार्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिएगा पूरी वीडियो में और हम समझेंगे आगे चलकर के किन किन बॉडी इडियम्स को हम किस तरीके से अपनी बातों में या कॉन्वर्सेशन में प्रयोग कर सकते हैं। विद एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं पहला कौन सा बॉडी। तो पहला बॉडी इडियम है जिसका नाम है ऑल ईयर्स। ईयर्स जो कि हमारे कान हम जिन्हें कहते हैं। इसमें आप अगर पिक्चर में भी देखें तो क्रिएटिवली विजुअलाइज किया गया है ऑल ईयर्स, यानी कि अब हमें पूरी जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें हम पूरे कान लगाकर हमें सुनना है, यानी कि फुली लिसनिंग, जिसका एक शाब्दिक अर्थ जो निकल कर आता है सामने उसको कहते हैं फुली लिसनिंग, यानी कि पूरी तरीके से सुनना। तो अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि आप मैं बहुत अच्छे से अब आपको सुनने वाला हूँ, बातें बताइए अपनी जो भी आप कहना चाहते हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, टेल मी एवरीथिंग जस्ट हैपेंड, आई विल बी ऑल ईयर्स, यानी कि मैं आपकी सारी बातें सुनने वाला हूँ और वो भी कैसे, पूरी तल्लीनता के साथ। कभी भी ऑल ईयर्स जो इडियम है उसका हम प्रयोग करेंगे जब हम कहना चाहते हैं कि मैं अब पूरी तरीके से आपको सुनने वाला हूँ। Alright then, moving forward for the next, which is alright then. The next idiom जो कि हमारे बॉडी पार्ट से जुड़ा है वो है break a leg. ये है लेग के साथ में जुड़ा है। हालांकि हमें इसके शाब्दिक अर्थ पे नहीं जाना है, यानी कि हमें कोई टांग नहीं तोड़नी है, पर इसका अर्थ क्या है, बिल्कुल विपरीत है इसके शाब्दिक अर्थ से, जो कि क्या है, गुड लक। यानी कि जब भी हमें किसी को कहना है कि आप काम में बहुत अच्छा कीजिए, आप परीक्षा में बहुत अच्छा कीजिए, तो हम क्या कह सकते हैं, टुडे इज द बिग गेम, ब्रेक अ लेग, राइट। ब्रेक अ लेग का अर्थ क्या हुआ, गुड लक। इस तरीके से जो हमारा शाब्दिक अर्थ रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें बिल्कुल विपरीत रहेगा इसके भावार्थ के साथ में, यानी कि जो इसका असली अर्थ ईडियम के हिसाब से जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है गुड लक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और अगला हमारा जो बॉडी ईडियम है वो क्या है। तो जो दूसरा बॉडी ईडियम है वो भी पैरों से ही जुड़ा हुआ है और उसका नाम है कोल्ड फीट, राइट। कोल्ड फीट, फीट किसे कहते हैं हम, जो हमारे पैर हैं, पैर यानी दो हैं, तो इसलिए फुट की जगह क्या आया है, फीट आया है, फीट यानी कि प्लूरल। और राइट, देखते हैं कोल्ड फीट। अब आप देखिए जो हिंदी में भी ये बहुत ज्यादा मिलता जुलता है पैर जम जाने से, ठीक है। पैर जम जाना, पैर हमारा किन किन स्थितियों में जम सकता है, जब हम कैसे होते हैं, हम जब नर्वस हैं, हम किसी बड़े इवेंट से पहले नर्वस हो सकते हैं। बहुत सारे लोग कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होने से पहले नर्वस हो जाते हैं, स्टेज में परफॉर्मेंस देने से पहले नर्वस हो जाते हैं। तो जब भी हम नर्वस हैं, है ना, किसी सिचुएशन में जाने से पहले, तो हम क्या यूज कर सकते हैं उसके लिए, कोल्ड फीट। अगर आप देखें तो हम कभी अगर एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं दैट माय सिस्टर डिडंट गेट कोल्ड फीट अंटिल शी पुट हर वेडिंग गाउन ऑन। मतलब कि जब तक मेरी, अगर इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि हमारी जो सिस्टर है, मेरी जो सिस्टर थी, उसको तब तक उसको नर्वस नहीं थी जब तक कि उसने अपनी शादी का जोड़ा नहीं पहन लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक शादी एक ऐसा इवेंट है जब सब लोग नर्वस फील करते हैं। हम इसको इस तरीके से कोल्ड फीट, यानी पैर एकदम हमारे जम गए हैं। और हम, जैसे आप इमेजिन भी कर सकते हैं खुद को, आप स्टेज पे जा रहे हैं और आपको परफॉर्मेंस देनी है, वो कोई भी हो सकती है, आप कोई भाषण देने जा रहे हैं, आप कोई कविता का पाठ करने जा रहे हैं, और उससे पहले जो आप बिल्कुल नर्वस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे पैर जम गए हैं, मैं आगे नहीं जा सकता या फिर जा सकती, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं आगे, और हम हमारे पास कौन सा बॉडी इडियम है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉडी इडियम है। इसमें कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब अब आप खुद सोचिए, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि मेरे को कितनी महंगी पड़ गई कि मेरा एक आर्म और मेरा एक लेग इतना महंगा पड़ा। अब हम समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के लिए एक आर्म और एक लेग की कितनी महत्वपूर्णता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से
क्या कह सकते हैं, जब हमें किसी चीज को बताना है कि वो मेरे को बहुत महंगी पड़ गई है, तो हम क्या कहते हैं, कहते हैं ना कि यार मेरे को तो वहां जाना बहुत महंगा पड़ गया, या फिर मुझे तो उस रेस्टोरेंट में खाना खाना बहुत महंगा पड़ गया। तो हम कह सकते हैं कि इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। अब आर्म से पहले एन क्यों लगाया है, क्योंकि आर्टिकल हम सब जानते हैं कि AIEOU यानी कि जितने भी वॉवल्स हैं उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन लगाते हैं। सो इसका अर्थ क्या होता है, बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो इसको हम बहुत जगह प्रयोग कर सकते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल भी है, जैसे कि दैट वेडिंग रिंग कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, यानी कि मुझे मेरी वेडिंग रिंग है वो बहुत महंगी पड़ी, एंड इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्राई और हार्ट आउट। आई गेस हम इसको सुन के भी और इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या है। क्राई और हार्ट आउट यानी कि आपका दिल से आप रो रहे हो किसी चीज के लिए, यानी आपका दिल जो है भर आया है, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जब हम बहुत ज्यादा तेज रोते हैं, बहुत हार्ड हम रो रहे हैं, तो इसका जो अर्थ है इंग्लिश में ही हम समझ लेते हैं। पहले तो क्राई वेरी हार्ड या फिर क्राई वेरी वेरी हार्ड, मतलब मैं बहुत तकलीफ में हूँ जब मैं बहुत ज्यादा रोई हूँ। और आप सभी स्टूडेंट्स हैं तो सबसे स्टूडेंट से जुड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि शी क्राइड her heart out when she failed in board exam. So we all know that board exams are very important, right? और अगर उसमें कोई फेल हो जाता है तो उसके आप समझ सकते हैं उसका दुख किस सीमा का रहा होगा। जब हम सिचुएशन ऐसी में है जहाँ पे हम बहुत परेशान हैं और बहुत ऐसे रहे हैं कि हमारा जो दुख है वो बाहर आ रहा है, so cry your heart out, right? So she cried her heart out when she failed in board exam. So बहुत तेज रोना, बहुत हार्डली रोना, बहुत ऐसी सिचुएशन में जिसमें बहुत दुख हुआ है किसी को, तब हम ये इडियम का प्रयोग करते हैं। So इसमें कौन सा बॉडी पार्ट है, हमारा हार्ट। सो हार्ट इज द बॉडी पार्ट, इसीलिए ये जो सारे इडियम्स है वो बॉडी पार्ट से जुड़े हुए हैं। आगे भी हम बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के जो इडियम्स है उनकी चर्चा करेंगे, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए ओके, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस द म्यूजिक। ठीक है, फेस द म्यूजिक। अब यहाँ पे फेस तो वैसे हमारे मुंह के लिए हम फेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे बॉडी पार्ट के इडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो फेस है हम सभी जानते हैं, फेस करना यानी कि किसी का सामना करना। तो फेस द म्यूजिक, म्यूजिक यानी जो भी कुछ वातावरण में चल रहा है या जो भी मेरे आसपास घटित हो रहा है मैं उसका सामना करूं। इसका एक जो सीधा साधा अर्थ हम समझ सकते हैं वो ये है। इसका मतलब यहाँ पे लेकिन जो हमारे आसपास का वातावरण है या फिर जो हमारे आसपास का एक एनवायरनमेंट है जो कि अनप्लीजेंट है, यानी कि वो बहुत खुशनुमा नहीं है, बहुत हमें खुशी नहीं दे रहा है, ऐसा कोई एनवायरनमेंट है, उसको हम क्या करें, उसको हम फेस करें, उसको हम मीट करें, उसके साथ स्टैंड अप यानी उसके अगेंस्ट हम खड़े रहें। हम उस सिचुएशन में क्या कहेंगे, फेस द म्यूजिक। जैसे कि अभी आपने कोई आप नहीं पढ़े और या फिर आपने कोई गलती कर दी और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो हमें फेस करने पड़ेंगे, राइट? तो हम जैसे हमारे पेरेंट्स हमसे कह सकते हैं, डोंट रन अवे, इट्स योर टाइम टू फेस द म्यूजिक। मतलब अब आप जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो तो कॉन्सिक्वेंसेज का अर्थ क्या होता है, उसके जो भी परिणाम होंगे वो आपको भुगतने पड़ेंगे, आप उनसे भाग नहीं सकते। सो फेस द म्यूजिक कि आपको वो जितने भी परिणाम है, ज्यादातर ऐसे ही परिणाम होंगे जो कि अनप्लीजेंट है नेचर में। अनप्लीजेंट का अर्थ होता है जो हमें खुशी नहीं दे रहे हैं, जो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, ऐसे चीजों को हमें क्या करना है, अब फेस करना है एज ए कॉन्सिक्वेंस। तो हम तब क्या कहेंगे, फेस द म्यूजिक, राइट। जो हमारा अगला इडियम है वो क्या है, गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट। अब आप देखिए, गेट समथिंग ऑफ, अब यहाँ पे बहुत चीजें हैं जो समझने वाली हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे क्या है, चेस्ट है जो एक बॉडी पार्ट है। गेट समथिंग ऑफ, यहाँ पे ऑफ है OFF, तो OFF का मतलब होता है अपने से अलग करना, यहाँ पे OF नहीं है, सो OFF है, इस पे हमें ध्यान देना है। OFF का अर्थ होता है अपने से अलग कर देना। सो यहाँ पे हम क्या करें, गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, जब हमारा दिल बहुत भारी होता है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, है ना। हम कहते हैं यार मेरे को बड़ा भारी भारी लग रहा है मेरा दिल, मुझे कुछ सबको बताना है क्योंकि आई हैव समथिंग टू से टू समवन। सो यहाँ पे इसका जो अर्थ है इडियम का वो क्या है, टेल समवन योर प्रॉब्लम।
राइट। सो हम क्या करेंगे जब हम इस इडियम को ऐसे समझ सकते हैं, गेट समथिंग ऑफ वंस चेस्ट, यानी कि मेरे को अपने चेस्ट से कुछ हटाना है, कुछ क्या हटाना है, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स को हटानी है। इसका अर्थ क्या है कि मुझे वो किसी और को बता देनी है। ऐसा होता है ना, अक्सर हम अपनी प्रॉब्लम्स में दूसरों को बता देते हैं तो हमें बहुत हल्का हल्का महसूस होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसा ही इसको समझना है। ऐसे इसका एक एग्जाम्पल ही है, हम उसको देख लेते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी कंप्लेन अबाउट माई बॉस, आई जस्ट नीडेड टू गेट दिस ऑफ माई चेस्ट, यानी कि हम अपने फ्रेंड को कह सकते हैं थैंक यू, आपने मेरे को सुना, क्योंकि मैं अपने बॉस के बारे में कंप्लेन कर रही थी। वाई? बिकॉज आई नीडेड टू गेट दिस ऑफ माई चेस्ट, क्योंकि ये मेरे को अपने आप से अलग करनी थी। मुझे वो सारी बुराइयां आपको बता दी, सारी प्रॉब्लम जो मेरे बॉस से है वो मैंने सब आपको बता दी। होता है ना अक्सर कि बड़ा हम लाइट लाइट से महसूस करते हैं अपनी सारी परेशानियों को दूसरों को बताकर। तो हम इस इडियम का प्रयोग वहां पर कर सकते हैं जब हम अपनी परेशानियां दूसरों को बताना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो गिव अ हैंड, लैंड अ हैंड, तो इसको दो तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। या तो गिव अ हैंड आ सकता है या लैंड अ हैंड आ सकता है। दोनों ही स्थिति में इसका अर्थ जो है एकदम समान रहेगा, एकदम वही रहेगा कि हम किसी को हेल्प करें। हम सब जानते हैं हाथ बढ़ाना, गिव अ हैंड मतलब किसी को अपना हाथ देना। अब हाथ देना हाथ काट के देने का अर्थ नहीं होता है। हाथ देने का अर्थ क्या होता है? किसी को मदद करना, किसी की हेल्प करना। और आप देखिए यहाँ पे एक पिक्चर भी है, उससे भी हम समझ सकते हैं कि हाथ देने का अर्थ क्या है? किसी को हेल्प करना। एंड लेंड अ हैंड, लेंड अ हैंड इज टू लेंड करना, किसी को कोई चीज दे देना। लेंड का अर्थ क्या होता है? किसी को कोई चीज दे देना। तो इस संदर्भ में भी इसका अर्थ क्या है? किसी की हेल्प करना। सो गिव अ हैंड और लेंड अ हैंड दोनों का अर्थ क्या रहेगा? सेम रहेगा, हेल्प और टू डू समथिंग फॉर समवन। सो अभी आप इसको बिल्कुल बहुत आसानी से हम अपने किसी भी सेंटेंस में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस हमारे सामने भी है, प्लीज कॉल यू, आई कैन गिव यू अ हैंड वेन एवर यू नीड हेल्प। सो हम अपने फ्रेंड को बोलते ही रहते हैं आपस में कि आई विल हेल्प यू। सो उसकी जगह और अच्छी लैंग्वेज में हम कैसे बोल सकते हैं? इडियम्स का प्रयोग करके, आई कैन गिव यू अ हैंड वेन एवर यू आर नीडिंग मी और वेन एवर यू need me. So this is how we are going to use this idiom. चलिए फिर आगे देख लेते हैं और कौन कौन सा idiom है हमारे पास में। Okay, so have one's head in the cloud, यानी कि हम have one's head in the cloud, यानी कि किसी का दिमाग कहाँ पे होना? आसमान में होना। ठीक है, पर यहाँ पे जो इसका ये शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ हम इसका नहीं लेंगे। इसका जो अर्थ सच में idiom के साथ में जुड़ा हुआ है वो क्या है कि जब हम अपनी सिचुएशन के बारे में क्या रहते हैं? अनअवेयर होते हैं, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। जिसका जो अर्थ है वो क्या है? बी अनअवेयर और अनरियलिस्टिक अबाउट समथिंग। जैसे कि मुझे मेरे आसपास की जो चीजें हैं जिनसे मैं मुंह मोड़ लेना चाहती हूँ, जिनसे मैं अनअवेयर हूँ, मुझे पता ही नहीं है क्या चल क्या रहा है, मेरे देश में क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है। सो मैं क्या कह सकती हूँ कि लेट्स से एक एग्जांपल है कि जेनी हैज हर हेड इन द क्लाउड्स इफ शी थिंक्स दैट शी इज गोइंग टू पास हर एग्जाम्स विदाउट स्टडीइंग। मतलब कि अगर हम किसी सेंटेंस में अगर इसको यूज करेंगे तो कैसे कहेंगे कि जेनी हैज हर हेड्स इन द क्लाउड, मतलब उसका तो दिमाग कहाँ है? आसमान में। अगर उसको ऐसा लग रहा है कि वो एग्जाम पास कर सकती है बिना पढ़े लिखे। सो ऐसी स्थिति जो कि अनरियल है, जो कि हो नहीं सकती, क्योंकि हम सबको पता है बिना पढ़े हम कोई नहीं पास हो सकता। तो ऐसी स्थिति में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं कि शी माइट बी हैविंग और शी माइट हैज हर head in the cloud if she is thinking that she is going to pass the exams without even studying the same. So this is how we are going to use this. So this is also very very interesting idiom of regarding the body part. All right, then moving forward for the next one. It is called head start, right? अब head start क्या होता है? start तो हम सब जानते हैं, ठीक है। स्टार्ट मतलब शुरुआत करना, हेड स्टार्ट। सो हेड हमारी बॉडी का कैसा पार्ट है? सबसे पहला पार्ट है ना। तो इसको हम इससे रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हेड स्टार्ट को हम क्या कहेंगे? एन अर्लियर स्टार्ट। अर्लियर का ये अर्ली की थर्ड यानी कि सुपरलेटिव डिग्री है अर्लियर, है ना। सो अर्लियर स्टार्ट यानी कि और जल्दी इसको क्या किया है? हमने स्टार्ट कर दिया है। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम कोई एग्जाम्पल में इसको रखें, हेड स्टार्ट यानी कि जल्दी स्टार्ट करना किसी चीज को। हेड हमारा सबसे पहले बॉडी का पार्ट होता है, अर्ली है सबसे पहले। अगर हम अपनी बॉडी के पार्ट्स काउंट करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाता है? हेड आ जाता है। तो उसको हम इसके साथ में रिलेट भी
कर सकते हैं। तो देखें देखिए, द किड्स गेव एंथनी अ हेड स्टार्ट इन द बाइसिकल रेस बिकॉज ही वाज द यंगेस्ट, राइट। सो इसका इस उदाहरण में क्या है कि जो किड था उसने क्या किया, उसने एंथनी जो एल्डर पर्सन था, अब ये पिक्चर भी जो चल रही है उसके हिसाब से भी इसको समझ सकते हैं कि जो किड था उसने एंथनी को हेड स्टार्ट दिया, मतलब कि वो उसने रेस से आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि जो किड था वो यंग था। ऑब्वियसली यंग लोग जल्दी से काम कर लेते हैं, थोड़े फास्ट होते हैं, क्विक होते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं हेड स्टार्ट इडियम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा और इडियम है। ये भी बहुत बढ़िया इडियम है, हेड ओवर द हील्स। किससे जुड़ा हुआ है? हेड से ही जुड़ा हुआ है। सो हेड ओवर द हील्स। अब आप यहाँ पे समझिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तो अब अगर लिटरली हम इसको देखें तो पिक्चर से समझ लीजिए कि हमारे पास हील्स हैं और हम उसके ऊपर हमारा सर है, पर इसका कोई तुक नहीं है, यानी कि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इसको हम क्या समझेंगे, कैसे मान सकते हैं? डीपली इन लव। सो जब भी हम किसी चीज के लिए बहुत डीप महसूस करते हैं, उसके लिए बहुत डीप प्यार महसूस करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? वी आर डीपली इन लव। आई एम हेड ओवर द हील्स फॉर माई न्यू थिंग और फॉर समवन। तो जब भी हम अपने ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा किसी के साथ में प्यार में हूं, तो हम क्या कहेंगे? सो आई एम हेड ओवर द हील्स फॉर दिस थिंग। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, रोहन इज हेड ओवर द हील्स फॉर हिज न्यू कार। सो हम सभी जानते हैं कि हम केवल इंसानों से नहीं, कई बार बाकी चीजों जो हमारे बिलोंगिंग्स हैं, यानी कि जो चीजें हैं, जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उनसे भी प्यार कर लेते हैं। तो हम इसको जब भी हम ओवरली इन लव है, हम डीपली इन लव है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे इन ओवर वंस हेड। इन ओवर वंस हेड, सो ये भी किसी से जुड़ा हुआ है, हमारे हेड से ही जुड़ा हुआ है, और इसका अर्थ है टॉकिंग ऑन अ टास्क दैट यू कांट हैंडल। मतलब एक जो कहते हैं ना, यार ये तो मेरा सर दर्द बन गया है, कोई भी चीज है तो सर दर्द, यानी कि ये मेरे दिमाग में ना ओवर है, ऊपर है, मेरे सर में घूम रहा है बार बार। सो मैं ऐसी चीज के बारे में टॉकिंग, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द टास्क दैट आई कैन नॉट हैंडल। वो चीजें कहाँ है? मेरे दिमाग में बार बार रन कर रही हैं, चल रही हैं, दे आर ओवर माई हेड। सो इसका एक अर्थ हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, दैट आई वॉज इन ओवर माई हेड्स व्हेन आई अग्रीड to babysit the triplets and the dogs, meaning so babysitting we if we do not understand that, हम इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। babysitting किसी के बच्चे संभालना, राइट। सो वो भी 3-3 बच्चे एक साथ, ट्रिपलेट्स। इसका मतलब कि आप ऐसे टास्क के बारे में बात कर रहे हैं जो कि क्या है, आपसे अब हो नहीं रहा है। सो आई वॉज इन ओवर माई हेड व्हेन आई अग्रीड, यानी कि मैं कहीं मैं ऐसी चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ जब मैंने ऐसा बोला, या कर पा रही हूँ जब मैंने ऐसे बोला दैट आई कुड डू दिस थिंग टू यू, एंड राइट। सो अब मैं क्या हूँ? आई एम नाउ इन ओवर माई हेड। सो दिस इज ऑल्सो इडियम विच इज रिलेटेड टू योर हेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सा इडियम है जो अब हमारे बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है। और दूसरा है इडियम कीपिंग एन आई ऑन, जो कि जुड़ा है हमारी आई से। सो कीपिंग एन आई ऑन, मुझे लगता है हम पिक्चर से भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो किसी चीज को क्या करना? टेक केयर करना, किसी चीज पर आंखें गड़ा कर रखना। ऐसे कहते हैं ना, हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं कि हम आंखें गड़ाकर उसको देख रहे हैं, आंखें गड़ाकर उसका ध्यान रख रहे हैं। सो कीपिंग एन आई ऑन का अर्थ होता है टेक केयर करना किसी भी चीज की, और या फिर किसी को बहुत ऐसे देखना कि हम उसका क्या करना चाहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, देखने से अर्थ नहीं है, केवल देखने से अर्थ हम इसका इडियम का नहीं लगाएंगे, बल्कि कैसे देखना, जब हम किसी चीज की केयर करना चाहते हैं या फिर किसी चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम बात कर रहे हैं कीपिंग एन आई ऑन के बारे में। सो एक एग्जांपल देख लीजिए, आई कीप एन आई ऑन द डिनर वाइल यू आर ऑन द फोन। मतलब कि मैं क्या डिनर मैं वाइल कीप एन आई ऑन, लेट से आप अपनी मदर को बोल सकते हैं कि चलिए जब तक आप बात कर रहे हो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करती हूँ या करता हूँ क्या, आपके डिनर का जो कि पक रहा है उसका ध्यान रख लेती हूँ। प्रोटेक्ट करना है हमको, अगर वो पक जाए, ज्यादा पक जाएगा, सड़ जाएगा या जल जाएगा तो खाने के लिए तो नहीं रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम उसकी केयर कर सकते हैं। सो आई कीप एन आई ऑन you
ऐसा भी बोल सकते हैं। सो वी कैन यूज इट इन मैनी वेज। मीनिंग सेम रहना चाहिए। मीनिंग क्या होना चाहिए कि हम किसी की केयर कर रहे हैं, हम किसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी आईज हमारी उस पर है। ऑलराइट। सो दूसरा, अब हमारा आई से थोड़ा सा नीचे आते हैं, किससे जुड़ा हुआ है? चिन। चिन हम सब समझते हैं, चिन कहाँ पर होती है? हमारे लिप्स के नीचे, जिसको हम हिंदी में थोड़ी भी बोलते हैं। सो चिन, कीपिंग योर चिन अप। अब आप देखिए, जब हम दुखी होते हैं तो हमारा मुंह कैसा होता है? लटका हुआ होता है, यानी कि जो हमारी चिन है, हमारा पूरा फेस है, नीचे की तरफ होता है। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया, चिन अप यानी कि ऊपर की तरफ। तो जब हम खुशी में होते हैं तो कैसे होता है? हमारा चेहरा खिलखिला रहा होता है, हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं, हमारा चेहरा एकदम स्ट्रेट है। सो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे? ट्राई टू बी चीयरफुल, कीप वंस चिन अप, यानी कि यू ट्राई टू बी चीयर अप, यू ट्राई टू बी हैप्पी, यू ट्राई टू बी चीयरफुल। सो कीप योर चिन अप। इसमें आपको आप किसी को सांत्वना दे सकते हैं ऐसा कह के, डोंट वरी, कीप योर चिन अप, यू विल डेफिनेटली बी पासिंग द एग्जाम फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो इट्स ऑल अबाउट लेटिंग अदर फील एज इफ anything going to be happen soon which is in your favor. So you need to just cheer up. So this is how we can use this idiom too. ओके, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लर्न बाय हर्ट, नो बाय हर्ट। इसको दो तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं, या तो कह सकते हैं लर्न बाय हर्ट या फिर नो बाय हर्ट। अब देखिए यहाँ पे लर्न बाय हर्ट का अर्थ और नो बाय हर्ट का अर्थ क्या है? एक तो हम कहते हैं कि लर्न कर लो किसी चीज को, यानी समझ लो या किसी चीज को जान लो, पर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है? लर्न बाय हर्ट। क्योंकि हम जब जानते हैं, हम अगर नॉर्मल भाषा में भी देखें कि जो चीज हमारे दिल में होती है या जो चीज हम दिल से याद करते हैं वो हमारे लिए हमेशा हमारे साथ में रहती है ना। तो यहाँ पे जो लर्न बाय हर्ट या फिर नो बाय हर्ट का मतलब है वो क्या है? उसका अर्थ होता है मेमोराइज करना। हम बच्चों को कहते हैं, टेबल सिखा रहे हैं छोटे बच्चों को, आप अगर किसी अपने घर में आसपास घूम रहे बच्चों के जानते होंगे, वो उनके शिक्षक हमेशा उनको ऐसे ही बोलते हैं, टीचर्स हैं उनके जो ऐसे ही कहेंगे। ये चीज आपको यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, यानी कि ये आपको मेमोराइज करनी है, जिसको आप कभी भी भूलोगे नहीं। सो हम बचपन में हमारे टीचर्स ने भी शायद हमको कभी ऐसा बोला होगा कि यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, यानी दिल से याद करना है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हालांकि इसका अर्थ क्या रहेगा? मेमोराइज करना रहेगा। और सॉरी, और अगर इसका हम यूज करना चाहें किसी सेंटेंस में, तो मैंने आपको अभी बताया था, टेबल के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसी भी की चीज के लिए कह सकते हैं। सो आई लर्न बाय माय मल्टीप्लिकेशन टेबल्स बाय हार्ट इन द 4th grade। सो इट्स वेरी सिंपल टू यूज। कोई भी चीज जिसको आप मेमोराइज करना चाहते हैं, सो आप क्या कह सकते हैं? लर्न बाय हार्ट या फिर नो बाय हार्ट। सो हार्ट यानी दिल से याद करना, कोई चीज आपके दिल से याद आप कर रहे हो तो वो आपके साथ में हमेशा रहेगी, आप उसको मेमोराइज कर लेते हो, आप उसको आपकी मेमोरी में फीड हो जाती है वो। चलिए, सो अगला क्या है? लेट्स वंस हेयर डाउन। तो इसको हम पहले कैसे समझेंगे? ये जुड़ा किसके साथ में है? हमारे बॉडी पार्ट के हेयर के साथ में जुड़ा हुआ है। लेट्स वन हेयर डाउन, इसका अर्थ क्या हुआ? आप देखिए, इन जनरल क्या माना जाता है कि जब आप रिलैक्स्ड नहीं हैं, आप किसी ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, तो आप अपने बालों को एकदम टाई करके फॉर्मल सिचुएशंस में जाते हैं। तो उस समय क्या है, आपके जो हेयर टाइड है, बहुत आप रिलैक्स्ड फील नहीं करते। लेकिन आप घर में आते हो तो सबसे पहले रिलैक्स करने के लिए, आप जैसे लड़कियां इसमें ज्यादातर रिलेट कर सकती हैं अपने आप को, ये एक तरीका है जिससे हम इसको याद कर सकते हैं कि हम अपनी सबसे पहले अपने बालों को ध्यान देते हैं, उसको खोल के रिलैक्स महसूस करना चाहते हैं। तो बस इसको ऐसे ही हमें समझना है कि लेट्स वंस हेयर डाउन मतलब कि रिलैक्स करो, फन करो। सो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसके साथ में रिलेट कर सकते हैं, किसके साथ में? रिलैक्सेशन के साथ में या फिर फन के साथ में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, हेयर से रिलेटेड एक इडियम है। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखेंगे किससे रिलेटेड है? लिप्स से। ठीक है, हेयर के बाद हम किसकी बात करने जा रहे हैं? लिप्स की। तो लिप्स से रिलेटेड जो इडियम है वो क्या है? लिप्स आर सील्ड, यानी कि अब आप, मुझे लगता है ये बहुत ही आसान है समझने की, इसमें ज्यादा कोई जरूरत है नहीं है, आप पिक्चर से भी समझ सकते हैं। कहते हैं ना कि अपना मुंह बंद रखो या फिर अपना मुंह बंद रखना। तो यहाँ पे किसी भी प्रॉमिस को जो कि सीक्रेट है उसको हम कैसे, या फिर जो कोई बात है उसको सीक्रेट रखना, कोई प्रॉमिस ऐसा करना कि मैं अब अपनी बात को या आपकी बात को सीक्रेट रखूंगी। सो हम कह सकते हैं डोंट वरी, आई वोंट टेल इट टू एनीवन, माय लिप्स आर सील्ड।
राइट। और माय लिप्स आर, आपने बहुत बार देखा भी होगा कि लोग ऐसे बोलते समय जिप का हैंड मूवमेंट भी करते हैं कि माय लिप्स आर सील्ड, और आपका जो सीक्रेट है वो मेरे साथ में सेफ है। तो अगर आप किसी को प्रॉमिस करना चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, बात आपने मुझे बता दी है, मेरे तक ही सीमित रहेगी, तो आप कैसे कह सकते हैं, डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी या बताऊंगा, माय लिप्स आर सील्ड। ऑलराइट, बहुत आसान था ये वाला समझने में, हम इसके अर्थ के साथ में भी इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक्स माई ब्लड बॉइल, ओके, और ये हम बहुत आसानी से भी समझ सकते हैं, तो इसे क्योंकि हिंदी में इसका प्रयोग हम करते ही रहते हैं। मेरा खून खौल रहा है, खून खौलता कब है, जब आप बहुत ज्यादा एंग्री होते हो, गुस्से में होते हो। सो मेक्स माई ब्लड बॉइल मतलब मेक्स मी वेरी एंग्री। सो इसमें हम कभी भी यूज कर सकते हैं कि इट मेक्स माई ब्लड बॉइल व्हेन आई सी पीपल आर रोमिंग with or people are driving without their सीट बेल्ट। वी कैन यूज एनीथिंग, जिससे भी आपको गुस्सा आता है, जिससे भी आपका ब्लड बॉईल हो जाता है, आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो आप जब भी बहुत गुस्से में हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत आसान है करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास में है वो है नेक ऑफ द वुड्स, यानी कि नेक ऑफ द वुड्स का जो अर्थ है वो ये थोड़ा सा ऐसा एक इडियम है जो आपने बहुत ज्यादा कहीं सुना नहीं होगा। सो इसको समझने की जरूरत है, समझ लेते हैं, पूरा समझने में कोई ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। नेक ऑफ द वुड्स, नेक ऑफ द वुड्स यानी कि जो वुड्स खड़े हुए हैं उनकी नेक में, यानी कि बहुत पास में है, यानी कि बहुत जैसे कह सकते हैं बहुत नियर बाय लोकेशन पे है, नियर बाय रीजन पे है। अब जो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी जो नेक है ना, उसके पास में, मतलब उसके बिल्कुल पास का जो रीजन है, या मेरे आसपास के जितने पेड़ पौधे खड़े हुए हैं उसका रीजन, ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। सो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं जब भी हम कहना चाहते हैं या हम बताना चाहते हैं नियर बाय लोकेशन के बारे में, नियर बाय रीजन के बारे में, पास की कोई भी ऐसा स्थान है जिसके बारे में आप बताना चाहते हो, तो आप कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आई हर्ड, मैंने ऐसा सुना, दैट दे माइट बी ओपनिंग अ पोस्ट ऑफिस इन आवर नेक ऑफ द वुड्स सून, यानी मैंने ऐसा सुना है कि मेरे अभी हमारे घर के पास में ही क्या बनने वाला है, एक पोस्ट ऑफिस नया खुलने वाला है। आप मॉल भी कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो। तो नेक ऑफ द वुड्स का अर्थ क्या रहेगा, नियर बाय लोकेशन या फिर रीजन रहेगा। सो आगे बढ़ते हैं। आगे एक और हमारे पास इडियम है जो जुड़ा है हमारे बॉडी पार्ट से, और वो है हैंड। सो हैंड, an old hand, so n is written in the bracket, why, because जो old है we all know that the vowels के साथ में क्या लगता है, vowels कौन से हैं हमारे इंग्लिश में, 5 vowels हैं, a e i o u, और vowels के साथ में हम कौन सा आर्टिकल प्रयोग करते हैं, n का करते हैं, इसीलिए o old, old के साथ में क्या लगा हुआ है, n लगा हुआ है। सो हम सब जानते हैं ओल्ड हैंड का अर्थ क्या है। अब ओल्ड हैंड का यहाँ पे अर्थ पुराना हाथ तो नहीं हो सकता है, ओल्ड किससे जुड़ा हुआ है, एक्सपीरियंस से। जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाओगे, यानी कि जैसे जैसे आप वृद्ध होते जाओगे, आपके पास में एक्सपीरियंस आपका जुड़ता जाएगा। तो ओल्ड हैंड का यहाँ पे अर्थ हम किससे लगा सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड पर्सन से कह सकते हैं। एंड ओल्ड हैंड मीन्स एक्सपीरियंस्ड पर्सन। वी ऑल नो दैट कि जो ओल्ड होते जाते हैं वो कैसे होते जाते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं। सो अभी हम इसको कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे माई अंकल्स एंड ओल्ड हैंड एट कार रिपेयर, यानी कि मेरे जो अंकल है वो बहुत एक्सपीरियंस है कार रिपेयर में। आप कुछ और भी प्रयोग कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि ओल्ड हैंड का अर्थ क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन। सो इसकी बहुत बढ़िया है, हम बहुत अपने आम कॉन्वर्सेशन में भी इसका प्रयोग करेंगे। और देखिए जब हम अपने आम वार्तालाप में किसी भी चीज का कॉन्वर्सेशन में प्रयोग करते हैं तो उस चीज का जो अर्थ है हमें वो रटने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हम समझ सकते हैं, उसका प्रयोग करते हैं तो वो हमारे, वी लर्न इट बाय हार्ट। देखो मैंने फिर यहाँ पे एक इडियम का प्रयोग किया है, तो उस इडियम से क्या हो रहा है कि हम एक और इडियम सीख रहे हैं, तो वी लर्न इट बाय हार्ट। अब बाय हार्ट है तो मुझे वापस से इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैंने एक बार समझ लिया, मैंने मेमोराइज कर लिया और अब मुझे आता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, प्ले समथिंग बाय ईयर, तो बड़ा मुश्किल है कान से कुछ बजाना, पर फिर देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया है इसका, लेकिन जो इसका सच की जो इसका भावार्थ है, यानी कि जो इस इडियम का अर्थ है वो क्या है, टू डू समथिंग विदाउट अ प्लान, मतलब किसी प्लान के बिना ही कुछ कर देना। सो आई जस्ट डिड और मे बी आई जस्ट मेड अ
थिंग बाय विदाउट एनी प्लान इनटू माय हेड, और मे बी मैंने ऐसा कर दिया विदाउट हैविंग एनी प्लान बिफोर हैंड। सो इसको हम तब प्रयोग करेंगे जब हमारे पास कोई प्लान नहीं है। सो प्ले समथिंग बाय ईयर, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। वी डोंट नो इफ द वेदर विल बी गुड इनफ फॉर कैंपिंग बट वी ऑल हैव टू प्ले इट बाय ईयर, यानी कि हमें आगे आने वाले समय का नहीं पता कि वेदर यानी हमारा एनवायरनमेंट कैसा होगा, बट हमने कैंपिंग के लिए प्लान कर लिया है। सो हम क्या कर रहे हैं, हम बिना किसी प्लान के ही हम आगे बढ़ रहे हैं। टू डू समथिंग विदाउट एनी प्लान। ओके, सो नेक्स्ट वन इज पुल्स वंस लेग। तो बट पुल का अर्थ क्या होता है, खींचना, पर यहाँ पे हम किसी की टांग नहीं खींचने वाले हैं, पर हम इसे हिंदी में भी जानते हैं, तो इस बहुत इजी है समझने के लिए। कहते हैं ना कि अरे वो तो मेरी टांग खींच रहा है, या मैं तो उसकी टांग खींच रहा था। तो हम सब जानते हैं किसी को टीज कर रहे हैं, किसी का मजाक ले रहे हैं, या किसी का जोक बना रहे हैं, या किसी पे जोक कर रहे हैं, तब हम कहते हैं पुल योर पुलिंग द लेग्स और पुल समवन्स लेग। सो इट्स वेरी इजी, हम इसे कहीं भी बहुत आसानी से अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। जितना आप इडियम्स को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करेंगे उतना ही इजीली आप इसका अर्थ समझ पाएंगे, और जब एग्जाम्स में आपके सामने कभी ये आते हैं तो आप बहुत आसानी से उसके अर्थ समझकर उसका सही उत्तर दे पाएंगे। सो आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग, आई एम नॉट रियली अ पुलिस ऑफिसर। सो आप किसी की प्रैंक कर रहे हो, आप किसी के ऊपर जोक कर रहे हो, टीज कर रहे हो किसी को, सो यू कैन यूज दिस idiom. It's very simple to use too. Next is rule of thumb. Rule of thumb. So we अपने हाथ को देखिए, जो हमारा थंब है वो जैसे ही हम क्या करते हैं, हम किसी को कहना चाहते हैं ओके, है ना, तो आप अपना थंब दिखाते हो। सो थंब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। किसी को आप अप्रूव कर रहे हो तो भी आप अपना थंब ऐसे ऊपर करके दिखाओगे, हाँ ठीक है, सब बढ़िया है। सो रूल ऑफ थंब का अर्थ क्या होता है, बेसिक रूल क्या है। सो बेसिक रूल, अगर किसी भी चीज का हमें बेसिक रूल समझाना है, लाइक आप कह सकते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने का जो बेसिक रूल है वो क्या है, खूब पढ़ाई करना, मन लगा के पढ़ाई करना, प्रैक्टिस करना। तो आप कह सकते हो द बेसिक और द रूल ऑफ थंब टू गेट इनटू द एग्जामिनेशन इज टू स्टडी हार्ड। सो जहां पे भी आप बेसिक रूल बताना चाहते हो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, बहुत आसान है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर है अपना अगला हमारा जो इडियम है वो है सी आई टू आई। सी आई टू आई, आंखों में आंखें देखना, है ना। तो वो कब होता है, कब हम किसी की आंखों में, जब हम किसी की आंखों में देख के नजरें नहीं चुरा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, उसकी आंखों में देख के अग्री कर रहे हैं, है ना। अब आप किसी की नजरें नहीं चुरा रहे हो किसी से, और उसकी आंखों में देखकर हम क्या करते हैं, अग्रीमेंट देते हैं। आंखों ही आंखों में हम क्या करते हैं, अग्री करते हैं किसी चीज से, यानी उससे सहमति जताते हैं। सो सी आई टू आई का अर्थ होता है एग्री करना। सो जब भी हमें क्या कहना है, किसी सेंटेंस में एग्री की बात करनी है, तो फिर हम इसका प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, स्किन ऑफ वंस टीथ, राइट। सो इसका अर्थ क्या होता है, इसके आगे हमें हमेशा क्या लगाना पड़ता है, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जब भी एक इडियम है स्किन ऑफ द वंस टीथ, उसको हम यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो उसके आगे हम हमेशा क्या लगाएंगे, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। सो इसका अर्थ क्या होता है, जस्ट बेयरली, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा टीथ है उसकी कोई स्किन नहीं होती, है ना। बहुत हार्डली जो स्किन थोड़ी बहुत अटैच्ड होती है टीथ के साथ में, उसकी अपनी नहीं होती। उन जो अटैच्ड टीथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम गम्स कहते हैं, है ना। तो अपनी हमारी टीथ की कोई स्किन नहीं है। तो जस्ट बेयरली मतलब हार्डली, बहुत ही कम मार्क्स। जैसे अगर हम एग्जाम के लिए प्रयोग करें तो आई पास्ड माई एग्जाम बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, यानी कि मैंने बहुत ही क्या किया है, बेयरली आई कुड पास इट, बहुत ही कम मार्क्स के साथ में मैंने इस एग्जाम को पास किया है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग इडियम है, हमारे बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ। अगला देख लेते हैं, स्टिक योर नेक आउट। स्टिक योर नेक आउट, है ना। सो इसका अर्थ क्या होता है, हेल्प समवन अ लॉट विद पॉसिबल बैड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वनसेल्फ। मतलब कि आप किसी की उस हद तक मदद कर रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि इसका जो परिणाम है वो आपके लिए गलत साबित हो सकता है।
ठीक है। पर क्यों करते हैं हम? बहुत सारे हमारे रिश्ते ऐसे होते हैं, हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है कि हम मदद करनी है किसी की, जबकि हमें पता है कि इसके परिणाम कैसे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, इसके परिणाम मेरे फेवर में नहीं भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम कभी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं जब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी उसके जो परिणाम है वो पॉसिबली बैड भी आ सकते हैं। सो और ऐसा भी हमेशा आप देखेंगे, बहुत सारे पोस्टर्स ऐसे बनते हैं, बहुत सारे ऐसी फ्रेजेस हैं जहाँ पे कहा जाता है दैट ऑलवेज स्टिक योर नेक आउट फॉर द अदर्स, यानी कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करने के लिए खड़े रहना चाहिए, फिर चाहे उसके परिणाम कैसे भी हो। तो इस तरीके से भी आप इस इडियम का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक और कर लेते हैं, बहुत ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वॉश वंस हैंड फॉर ऑफ समथिंग, यानी कि अपने हाथ से कुछ चीज को क्या कर देना, वॉश ऑफ कर देना, है ना। तो इसमें क्या कर, इसका जो अर्थ है वो क्या है, स्टॉप डीलिंग विद एन इशू और प्रॉब्लम। जब हम क्या कर दिया है, अब मैंने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है ना, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अब मैं इस प्रॉब्लम या इशू के बारे में अब कोई बात मैंने नहीं करनी। सो स्टॉप डीलिंग विद एन इशू और प्रॉब्लम। सो हिंदी में भी इसको हम पल्ला झाड़ने से समझ सकते हैं। तो मैंने अपने हाथ झाड़ लिए हैं, कहते हैं ना, मैंने अब अपने हाथ झाड़ लिए हैं, पल्ला झाड़ लिया, मैंने इससे बारे में कोई बात नहीं करनी है, या मैंने इस बारे में अब कोई भी और डीलिंग नहीं करनी है। सो इट्स समथिंग जहाँ पे आप जब भी क्या करना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि नाउ आई डू नॉट डू इट एनी मोर, और नाउ आई डू नॉट डील विद इट ऑन एनी मोर। सो whenever in such case arise, we can always say wash one's hands of समथिंग। तो ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए ये तो काफी अंतिम है और बहुत मजेदार भी है। स्वीट टूथ, है ना, कहते हैं ना कि हमारा किसी चीज के लिए स्वीट टूथ है, ये हम अपने आम भाषा में भी प्रयोग करते हैं। तो स्वीट टूथ कब कहते हैं? स्वीट हम सब समझते हैं, स्वीट क्या है, स्वीट शुगर से रिलेटेड है, स्वीट स्वीट चीजों से रिलेटेड है। सो जब आप कहते हो ना कि मेरा ना रसगुल्लों के लिए स्वीट टूथ है, इसका मतलब आप क्या करते हैं, यू हैव अ लव ऑफ शुगर और स्वीट समथिंग लाइक रसगुल्ला। सो व्हेन यू हैव टू से कि मैं क्या कहते हैं, बहुत मीठा पसंद करती हूँ, या फिर मैं बहुत मिठाइयाँ पसंद करती हूँ या करता हूँ, तो आप क्या कह सकते हैं, स्वीट टूथ कह सकते हैं। जैसे कि आई नीड 3 स्पून ऑफ सुगर इन माई टी बिकॉज आई हैव स्वीट टूथ। मेरा दांत मीठा है, मेरा दांत मीठा नहीं है, बल्कि हम क्या, इसका जो अर्थ है वो क्या निकल रहा है कि मेरे को मीठे से प्यार है। आई लव इट मोर शुगरी, आई लव टू हैव मोर शुगर इन माई थिंग्स। तो इस तरीके से ये सारे जो इडियम्स थे वो जुड़े हुए थे हमारे बॉडी पार्ट्स के साथ में। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है और अगर आप इसी तरीके से इंग्लिश के बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हुए हैं, आप उनकी तैयारी करना चाहते हैं इतने ही इंटरेस्टिंग तरीके से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।